मतलब कम्यूटेटर का क्या काम होता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलना, या दिक परिवर्तन, या यानी कम्यूटेशन में सुधार, या गति नियंत्रण को सुगम करना, या प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिश वोल्टता में बदलना। तो बताइए कौन सा आंसर राइट होगा इसका। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का क्या काम होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलना, यह इसका मुख्य कार्य होता है। तो आपको एक चीज और याद रखनी है, यानी दिश धारा यानी दिक परिवर्तक को यांत्रिक दिष्टकारी भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों, किसी डीसी मशीन में अंतर ध्रुवों यानी इंटरपोल्स जिसको हम बोलते हैं, तो उनका क्या कार्य होता है? क्षेत्र कुंडली के तापन को कम करना, या दिक परिवर्तन में सुधार करना, या वायु अंतराल परिवर्तन का प्रतिकार करना, या हानि कम करना, मतलब जो लॉसेस होते हैं इसके उनको कम करना। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। इंटरपोल्स का क्या काम होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिक परिवर्तन में सुधार करना। यानी किसी भी डीसी मशीन में इंटरपोल्स का कार्य होता है इम्प्रूव कम्यूटेशन, मतलब दिक परिवर्तन होता है उसमें सुधार करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अब बात आती है स्थायी चुंबक उत्तेजन को और क्या बोला जाता है? संट उत्तेजन, श्रेणी उत्तेजन, पृथक उत्तेजन, या यौगिक उत्तेजन। कौन सा आंसर राइट होगा इसका। स्थायी चुंबक उत्तेजन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पृथक उत्तेजन बोला जाता है, आइसोलेटेड स्टिमुलस। मतलब स्थायी चुंबक उत्तेजन को पृथक उत्तेजन कहा जाता है क्योंकि इसमें चुंबकीय कुंडली को पृथक डीसी के स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। डीसी मशीन के दिक परिवर्तन के खंड किससे बनाए जाते हैं? टंगस्टन से, कठोर कर्षित तांबे से, नरम तांबे से, या विद्युत अपघट्य तांबे से। यह भी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। यानी डीसी मशीन के जो दिक परिवर्तक के जो खंड होते हैं वो किससे बने होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर कर्षित तांबे से बनाए जाते हैं, मतलब हार्ड ड्रॉन कॉपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है? मृदु इस्पात से, सिलिकॉन इस्पात से, स्टेनलेस स्टील से, या कच्चे लोहे से। यानी डीसी मशीन की बात हो रही है यहाँ पे, उसका आर्मेचर किससे बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन इस्पात से बना होता है। यानी डीसी मशीन का जो आर्मेचर है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील अधिक पारगम्य और कम हिस्टैरिसीस हानि वाला होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अधिकतम क्षमता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर हानि और लोहा हानि इकाई होगी, शून्य होगी, या असमान होगी, या बराबर होगी। अधिकतम क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे, कब उत्पन्न होगी दोस्तों? जब कॉपर हानि और लोहा हानि का जो अनुपात है वो किस टाइप का रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब दोनों जब बराबर होगी। यानी परिणामित्र यानी जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें लोहा हानि स्थिर तथा कॉपर हानि बार पर निर्भर करती है, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है इंटरपोल्स द्वारा जो उत्पादित एमएमएफ होता है वो किसके समान अनुपात में होता है? क्षेत्र धारा का, आर्मेचर धारा का, आर्मेचर वोल्टता का, या क्षेत्र धारा का। ये तो सेम हो गई ए एंड डी। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। अंतर ध्रुव द्वारा उत्पादित एमएमएफ होता है वो किसके समान अनुपात में होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर धारा का, बी ऑप्शन राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, यानी इंटरपोल्स द्वारा जो उत्पादित एमएमएफ होता है यानी एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स आर्मेचर धारा के समानुपात में होगा। इसको हम फाई लिख सकते हैं, और जो समानुपाती होता है आर्मेचर धारा की आई ए, आई का मतलब करंट हो गया और आर्मेचर की हो गई। यहाँ चुंबकीय फ्लक्स या फ्लक्स पर पोल फाई में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
अब बात आती है इंटरपोल्स वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है, आर्मेचर के साथ श्रेणी में, मुख्य ध्रुवों के साथ श्रेणी में, आर्मेचर के साथ समांतर में, या मुख्य ध्रुवों के साथ समांतर में जुड़ी होती है। इंटरपोल्स वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्मेचर के साथ हमेशा श्रेणी में जोड़ी जाती है, जिससे कि आर्मेचर फ्लक्स द्वारा जो मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है पथ यांत्रिक क्षय का योग क्या होता है, लोहे और यांत्रिक हानि, तांबे और लोहे की हानियां, तांबे और यांत्रिक की हानियां, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा इसका राइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोहे और यांत्रिक हानियां। यानी इसको बोलते हैं स्ट्रे लॉसेस। जो पथ यांत्रिक क्षय होता है इसको इंग्लिश में स्ट्रे लॉसेस बोलते हैं। लोहे और यांत्रिक क्षय का योग होता है ये। लोहे हानि को स्थिर हानि तथा स्थिर हानि के साथ यांत्रिक हानि वोल्टों पर हानि का जो संयोग कर देने पर इसे पथ यांत्रिक बोल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दो 500 किलोवाट डीसी मशीनों का परीक्षण हॉपकिंसन परीक्षण विधि से किया गया है, तो शक्ति आगत यानी इनपुट कितना होगा दोस्तों? 500 किलोवाट, 100 किलोवाट, 1000 किलोवाट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 100 किलोवाट। कैसे होगा थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए पहले तो। यानी दो 500 किलोवाट डीसी मशीनों का परीक्षण हॉपकिंसन परीक्षण विधि से किया गया है, तब इनका इनपुट शक्ति रेटेड शक्ति पावर का लगभग 20% होता है। क्या होता है? हमेशा 20% होता है इनपुट शक्ति, जो कि रेटेड पावर होती है उससे। समझे आगे होगा आप सीख। और प्रयुक्त दो मशीन में प्रत्येक में 10% का शेयर होता है, यानी 10% की हानि होगी तभी तो 20% हुआ यानी। और अब बात आती है रेटिंग पावर। तो रेटिंग पावर हमें कितनी दे रखी है? 500 किलोवाट। तो 500 किलोवाट रेटिंग दे दी हमें, 20% निकाल दो इसमें से, 2 0 से 2 0 काटा, 100। तो ये इसका क्या आ गया? 100 किलोवाट शक्ति आगत, यानी इनपुट कितना होगा, इनपुट के बारे में पूछा गया है। यानी लगभग कितना परसेंट होता है? मैंने आपको क्या बताया था? 20% होता है। तो हमारे पास टोटल कितना है इसका पावर? 500 किलोवाट। तो इसका 20% निकाल के आंसर निकाल देंगे। 100 किलोवाट इसकी इनपुट पावर होगी रेटिंग पावर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक दिष्ट या डीसी मशीन की दक्षता को निर्धारित करने वाला जो ब्रेक टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेथड, या रीजेनरेटिव मेथड, या ए डायरेक्ट मेथड, या नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष विधि। मतलब एन इनडायरेक्ट मेथड होता है ये एक। यानी डीसी मशीन की जो दक्षता होती है उसको निर्धारित करने वाला ब्रेक टेस्ट एक अप्रत्यक्ष विधि है, जिसके द्वारा बिना लोड को लगाए ही लोड पर होने वाले क्षय को ज्ञात किया जा सकता है। मतलब हमें लोड को लगा के नहीं देखना होता, ऐसे ही हम इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं उसकी हानियों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरपोल्स का प्रयोग खालिस्तान में होता है लैप वाउंड मशीन में, वेव वाउंड मशीन में, या दोनों, मतलब लैप और वेव दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसका राइट होगा? इंटरपोल्स के प्रयोग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो कहाँ पे होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लैप और वेव दोनों में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और इसका प्रयोग आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने और जो स्पार्क रहित कम्यूटेशन होता है उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है दोस्तों? आर्मेचर के संबंध में स्थिर रहता है, या स्टेटर के संबंध में घूर्णित प्रकार का होगा, या स्टेटर के संबंध में स्थित प्रकार का होगा, या ब्रूस के संबंध में घूर्णित प्रकार का होगा। डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया एमएमएफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो किस टाइप का होता है? तो वो होता है स्टेटर के संबंध में स्थिर प्रकार का। मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
इसमें क्या होता है, स्टेटर फ्लक्स एवं रोटर फ्लक्स दोनों सिंक्रोनस गति पर घूमते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। अब बात आती है डीसी जनरेटर में यदि ब्रश को कुछ मात्रा से अगर स्थानांतरित किया जाए तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होगा दोस्तों, पूर्णतया अचुंबकन टाइप का होगा या पूर्णतया चुंबकन टाइप का या आंशिक अचुंबकन और आंशिक क्रॉस चुंबकन और या पूर्णतया क्रॉस चुंबकन प्रकार का होगा। आप इनको देख सकते हो इंग्लिश में जो कि ट्रांसलेट किए गए हैं। जिस स्टूडेंट को क्लास अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब आंशिक अचुंबकन और आंशिक क्रॉस चुंबकन दोनों टाइप के होंगे। पार्टियल नॉन मैग्नेटिज्म एंड पार्टियल क्रॉस मैग्नेटिज्म दोनों टाइप के होंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है संपूर्ण भार पर दिष्ट धारा यानी डीसी वाली बड़ी मशीनों के लिए दिक् परिवर्तन परिस्थिति की जांच कैसे हो सकती है दोस्तों, ब्रेक टेस्ट से या स्विनबर्न्स टेस्ट से या हॉपकिंसन मेथड होता है या इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण भार पर दिष्ट धारा यानी डीसी वाली जो बड़ी मशीनें होती है उनके दिक् परिवर्तन परिस्थिति की जांच किस टाइप से होती है, तो ये हो जाएगा ब्रेक टेस्ट। ये काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है आज की क्लास आपका होता है स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगुलर या त्रिभुजाकार या ज्यावक्रीय। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का जो तरंगाकार है यानी वेव फॉर्म वो किस टाइप का होता है दोस्तों, वर्ग, आयताकार, त्रिभुजाकार या ज्यावक्रीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये होता है त्रिभुजाकार टाइप का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है डीसी शंट जनरेटर के क्षेत्र में बाहरी प्रतिरोध लगाने से क्या होगा, जनरेटर की गति में वृद्धि होगी या जनरेटर के वोल्टता में वृद्धि होगी या जनरेटर के वोल्टता में कमी होगी या डिलीवर शक्ति में वृद्धि होगी। मतलब जो पावर को डिलीवर करेगा उसमें बढ़ोतरी होगी। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनरेटर के वोल्टता में कमी होगी। यानी डीसी शंट जनरेटर के क्षेत्र में बाहरी प्रतिरोध लगाने से जनरेटर के वोल्टता में कमी आ जाती है। इसका कारण है कि प्रतिरोध बढ़ाने से फ्लक्स कम हो जाएगा जिससे कि उत्पन्न ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, ई मतलब ईएमएफ और के फाई एन, एन मतलब स्पीड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। दिष्ट धारा मशीन की उत्तेजित मतलब एक्साइटेड कुंडलियां किसमें जुड़ी होती है, मशीन में, आर्मेचर स्लॉट में, ध्रुव के चारों ओर या अलग से। कौन सा आंसर राइट होगा इसका, फटाफट बताइए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ध्रुव के चारों ओर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है डीसी शंट मशीन में चर क्षय मतलब वेरिएबल लॉस होता है, लोहा क्षय, शंट क्षेत्र क्षय या आर्मेचर तांबा क्षय। क्षय हानि को बोलते हैं, लॉसेस को बोलते हैं या घर्षण और वायु घर्षण। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी शंट मशीन की बात हो रही है यहाँ पे। वेरिएबल लॉस किस टाइप का होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्मेचर तांबा क्षय होता है ये, क्योंकि यह भार धारा के साथ परिवर्तित यानी अनुक्रमानुपाती होता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्न में से किसके साथ आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण फ्लक्स में कमी होती है, घटते हुए आघूर्ण, बढ़ते हुए आघूर्ण या बढ़ती हुई धारा या बढ़ते हुए आघूर्ण और बढ़ती हुई धारा दोनों टाइप के। तो बताइए कौन सा आंसर राइट होगा इसका। कमेंट में टाइप करते रहिए जिससे कि आपको भी एहसास हो हमारी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब बढ़ती हुई धारा के। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। निम्न में से किसके साथ आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण फ्लक्स में कमी होती है। फ्लक्स में कमी कब होगी, जब बढ़ती हुई धारा होगी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव किसमें अधिक होता है, क्षेत्र दुर्बलन पत्ती में या आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण में या दोनों पत्तियों में समान होता है या सभी विकल्प इसके सही हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये जो एग्जाम में पूछे गए हैं सिर्फ
वही क्वेश्चंस है। जिसने एग्जाम दिया है उसको पता होगा भी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए कौन सा आंसर होगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव किसमें अधिक होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र दुर्बलन पद्धति में, मतलब फील्ड डिल्यूशन मेथड में। यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव डीसी मशीन में दो प्रकार से होता है। एक होता है डी मैग्नेटाइजिंग प्रभाव बोलते हैं जिसको हम, दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव। यानी दो टाइप से होते हैं। यह दोनों का कुल प्रभाव मेन क्षेत्र को दुर्बल यानी वीक करता है, यानी कमजोर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बात आती है कुंडली वाइंडिंग बाहरी ऊर्जा स्रोत से किसके द्वारा जुड़ी होती है। दिक् परिवर्तक सिस्टम से या ब्रश सिस्टम से या दिक् परिवर्तक ब्रुश सिस्टम से या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर राइट होगा इसका। कुंडली वाइंडिंग बाहरी ऊर्जा स्रोत से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दिक् परिवर्तन ब्रुश सिस्टम से जुड़ी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। अब बात आती है डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किस प्रकार की मशीनों में किया जाता है। उच्च वोल्टेज न्यून धारा वाली में, या उच्च धारा न्यून वोल्टेज वाली में, या उच्च वोल्टेज उच्च धारा वाली में, या न्यून वोल्टेज न्यून धारा वाली में। यह भी काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टेज और न्यून धारा वाली मशीनों में किया जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग का इस्तेमाल उच्च वोल्टेज न्यून धारा की मशीनों में किया जाता है, क्योंकि धारावाही चालक को आर्मेचर खांचों तथा पोल खांचों में स्थापित करना वाइंडिंग कहलाता है। यह भी नोट कर लेना साथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। अब बात आती है किसके लिए लैप वाइंडिंग को वरीयता दी जाती है। कम धारा और कम वोल्टेज के लिए, उच्च धारा और उच्च वोल्टेज के लिए, या उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए, या कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए। यह भी फेमस क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाई करंट एंड लो वोल्टेज लैप। तो इसमें आपको ध्यान रखना है लो वोल्टेज होती है हमेशा, स्टार्टिंग पहला अक्षर होता है उससे अंदाजा लगाना है आपको, और करंट हाई होगी, ये उल्टा होता है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। अब बात आती है डीसी जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। दिक् परिवर्तन, गति, आवृत्ति, या ब्रुश संपर्क ड्रॉप के। डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब गति पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, मोशन पे, स्पीड पे डिपेंड करेगा। अब बात आती है अल्प दिक् परिवर्तन के कारण क्या होता है। ब्रुश के अग्रणी धार पर स्पार्किंग होगी, या ब्रुश के पिछली धार पर स्पार्किंग होगी, या कोई स्पार्किंग नहीं होती, या ब्रुश के बीच में स्पार्किंग होती है। तो बताइए कौन सा आंसर इसका राइट होगा। व्हाट हैपेंस ड्यू टू शॉर्ट डिफ्लेक्शंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रुश के अनुगामी, मतलब पश्चगामी बोल सकते हैं इसको हम, पिछली धार पर स्पार्किंग पैदा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। एक डीसी जनरेटर की वोल्टता को बढ़ाने की सरल विधि किसके लिए है। वायु अंतराल घनत्व को कम करने के लिए, या घूर्णन गति को बढ़ाने के लिए, या घूर्णन गति को घटाने के लिए, या आर्मेचर की लंबाई को बढ़ाने के लिए। एक डीसी जनरेटर की वोल्टता को बढ़ाने की सरल विधि क्या होती है दोस्तों, या किसके लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब घूर्णन गति को बढ़ाने के लिए होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। डीसी पार्श्व पथ जनरेटर में क्या होते हैं। थोड़ा सा झुका हुआ अभिलक्षण वक्र होता है, या उल्लेखनीय बढ़ते हुए लक्षण, या स्थिर वोल्टता लक्षण, या उल्लेखनीय घटते हुए लक्षण। डीसी पार्श्व पथ जनरेटर में क्या होते हैं दोस्तों। तो इसका आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा झुका हुआ अभिलक्षण वक्र होता है इसका, यानी
ध्रुव के सैचुरेशन के बाद जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसका मान थोड़ा सा झुका अभिवक्र प्रदर्शित करेगा। और डीसी शंट जनरेटर में फ्लक्स का मान स्थिर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्लक्स का मान क्या होगा? स्थिर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का जो तरंगाकार होता है वो किस टाइप का होता है? वर्ग, आयताकार, त्रिभुजाकार या ज्यावक्रीय? आर्मेचर एमएमएफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार होगा, ये भी ट्रायंगुलर। क्योंकि ब्रुश अक्ष पर क्या होता है, फ्लक्स शीर्ष ऊपर उड़ जाता है और क्रमिक रूप से घटकर पोल ध्रुव पर निम्न हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। अब बात आती है डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक खालिस्तान की तरह व्यवहार करता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी या अर्ध तरंग दिष्टकारी? दिष्टकारी रेक्टिफायर को बोला जाता है, या नियंत्रित पूर्ण तरंग रेक्टिफायर या दिष्टकारी बोल सकते हैं, या नियंत्रित अर्ध तरंग दिष्टकारी? कौन सा आंसर इसका राइट होगा, फटाफट बताइए। डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक खालिस्तान की तरह व्यवहार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, मतलब फुल वेव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रेणी क्षेत्र के सहायक एम्पियर में कितने टर्न्स, मतलब बार के साथ बढ़ते हैं या बार के साथ घटते हैं, बार के बराबर होते हैं या इनमें से कोई नहीं? बार मतलब लोड, यहाँ पे लोड होगा। श्रेणी क्षेत्र के सहायक एम्पियर फेरे टर्न्स है, वो किस टाइप के होते हैं दोस्तों? तो इसका आपको ध्यान रखना है, लोड के साथ हमेशा बढ़ते हैं। क्योंकि श्रेणी क्षेत्र सहायक एम्पियर या मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, जिसको चुंबकत्व वाहक बल बोलते हैं, उसका मान बढ़ता है क्योंकि यह लोड के साथ श्रेणी में जुड़े होने के कारण लोड परिवर्तन पर धारा परिवर्तन होता है और जो एमएमएफ है वो परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है डीसी जनरेटर के आर्मेचर के कुंडलन में प्रेरित होता है जब आर्मेचर खालिस्तान में घूर्णन करता है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय अभिवाह है। कौन सा आंसर राइट होगा इसका? डीसी जनरेटर के आर्मेचर के कुंडलन में प्रेरित होता है जब आर्मेचर खालिस्तान में घूर्णन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करेगा तब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर। डीसी मशीन द्वारा जनित्र के रूप में अथवा मोटर के रूप में कार्य करने पर भी निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान दिशा को कायम रखती है? उत्पन्न ईएमएफ या आर्मेचर धारा या फील्ड धारा या आपूर्ति धारा? यहाँ पे कंपैरिजन पूछा गया है डीसी मशीनों का, मतलब जहाँ पे एक जनरेटर है और एक मोटर है, उनमें क्या चीज समान रहती है, यानी एक कौन सी चीज है जो एक हमेशा कायम रहती है, दोनों की राशि सेम होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रेरक ईएमएफ, मतलब पैदा होने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर। ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ के कौन से हिस्से सक्रिय भाग लेते हैं? स्लॉट के भीतर की कुंडली की सतह या प्रलंबन, या स्लॉट के भीतर की कुंडली की सतह और ओवरहैंग दोनों, या दिक् परिवर्तक खंड? बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्लॉट के भीतर की कुंडली की सतह। यानी ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ का स्लॉट के भीतर की कुंडली की तरह या सतह सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि ध्रुव फ्लक्स को आर्मेचर स्लॉट के भीतर वाली कुंडली द्वारा ही काटा जाता है। यह आपको नोट करना है, क्या किया जाता है, क्योंकि ध्रुव फ्लक्स होता है उसको आर्मेचर स्लॉट के भीतर वाली, मतलब जो अंदर वाले कुंडली द्वारा ही काटा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीसी शंट जनरेटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन है, इसको रट लेना। डीसी शंट जनरेटर स्वयं उत्तेजित होता है, श्रेणी उत्तेजित या शंट उत्तेजित या पृथक उत्तेजित? बताइए कौन सा आंसर होगा। यानी एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्वतः उत्तेजित होता है। यानी डीसी शंट जनरेटर एक स्वयं उत्तेजित जनरेटर होता है। इसके फील्ड कुंडलन को बाहरी उत्तेजित ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः द्वारा, मतलब खुद अपने आप उत्पन्न विद्युत धारा द्वारा उत्तेजित होती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर।
अब बताते हैं डीसी मशीन के ब्रूसों को भौतिक रूप से स्थापित करना चाहिए। ध्रुवीय अक्ष में आर्मेचर पर, अंतर ध्रुवीय अक्ष में आर्मेचर पर, या ध्रुवीय अक्ष में दिक् परिवर्तन पर, या अंतर ध्रुवीय अक्ष में दिक् परिवर्तक पर। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतर ध्रुवीय अक्ष में आर्मेचर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर। अब बात आती है किस प्रकार का ईएमएफ प्रत्यावर्ती धारा या दिश धारा जनरेटर में प्रेरित होता है। स्थिर टाइप का, गतिशील, या दोनों स्थिर और गतिशील, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना इसको। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गतिशील टाइप का। तो आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी फटाफट कमेंट में टाइप करके बताइए। 100%, 75%, 50% या इसी ना दोस्तों। जब दो संधारित्र मतलब कैपेसिटर्स आपस में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका मान नियत रहता है, या घटता है, या बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जब दो कैपेसिटर्स की बात हो रही है यहाँ पे, अगर वो श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़े गए हैं तो उनका टोटल मान की बात हो रही है, तो वो हमेशा घटता है। मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस टाइप से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। मतलब टोटल आपको C निकालना है, तो इसलिए इनका मान कम होगा क्योंकि बटा में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है अच्छे कुचालक का अपव्यय कारक किस श्रेणी का होता है। 0.0002, 0.002, 0.02 या 0.1। बताइए कौन सा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा। अच्छे कुचालक का अपव्यय कारक किस श्रेणी का होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ए, मतलब 0.0002, यानी अच्छे कुचालक का अपव्यय कारक 0.002 श्रेणी का होता है। अपव्यय कारक और अपव्यय प्रणाली में ऊर्जा हानि की दर को मापता है। विद्युत ऊर्जा सभी पैरावैद्युतिक पदार्थों में ऊष्मा के रूप में खर्च यानी डिसिपेटेड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अब बात आती है एक उच्च प्रेरणिक परिपथ में निम्न धारिता जोड़ते हैं तो क्या होता है। विभव तथा धारा के बीच का कोण बढ़ता है, या शक्ति गुणक बढ़ता है, या शक्ति गुणक घटता है, या खींची गई शक्ति घटती है। ये भी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक उच्च प्रेरणिक परिपथ में निम्न धारिता जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों। मतलब हाई इंडक्टिव सर्किट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा शक्ति गुणक हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बताते हैं निम्न पदार्थ में से किसका पैरावैद्युतिक स्थिरांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे अधिक है। सिरेमिक का, तेल का, शीशे का, या निर्वात का। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। निम्न पदार्थ में से किसका पैरावैद्युतिक स्थिरांक सबसे अधिक होता है दोस्तों, वो होता है सिरेमिक का, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। अब बात आती है उच्च आवर्ती परिपथ के लिए कौन से संधारित्र पसंदीदा होते हैं। वायु संधारित्र, या इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र, या अवरिक्त संधारित्र जिसको माइका कैपेसिटर बोला जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हाई फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है परिपथ के लिए कौन से संधारित्र मतलब कैपेसिटर काम में लिए जाते हैं या पसंदीदा होते हैं। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब माइका कैपेसिटर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। पैरावैद्युतिक सामर्थ्य की इकाई क्या होती है। वोल्ट मीटर, या वोल्ट की स्क्वायर प्रति मीटर, या मीटर प्रति वोल्ट, या मीटर प्रति वोल्ट स्क्वायर। पैरावैद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। यदि 15 माइक्रोफेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य धारिता क्या होगी। मतलब टोटल आपको धारिता बतानी है क्या होगी। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया भी था 1/CT मतलब टोटल निकालना है आपको, तो बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो मतलब हमारे पास क्या है 15 माइक्रोफेड, 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा 15 इनका कॉमन आ गया, 15 एकम 15
प्लस 15 प्लस 15, ये हो गया 45। सॉरी, 3 आएगा, मतलब 15 एकम 15, 1 प्लस 1 प्लस 1 भाग 15, मतलब 3/15। अब इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि 1/CT था, हमें CT निकालना है। CT निकालेंगे तो 15/3 हो जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। 5 माइक्रोफेराड, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है परम विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। परम विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर, फेड प्रति मीटर या फेड प्रति कूलाम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फेड प्रति मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बताती है संधारित्र में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, समान, अनंत, शून्य पश्चगामी या शून्य अग्रगामी। संधारित्र में शक्ति गुणांक का मान मतलब पावर फैक्टर के मान की बात हो रही है यहाँ पे, क्या होता है, तो वो होता है हमेशा शून्य अग्रगामी, मतलब आगे की ओर। समझिए आगे होगा आप को। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। एक संधारित्र में शक्ति गुणांक का मान शून्य अग्रगामी हो गया क्योंकि शुद्ध संधारित्र में धारा वोल्टेज से हमेशा 90 डिग्री आगे की ओर रहती है, मतलब अग्रगामी। समझ में आगे होगा आप सभी को। और 90 डिग्री के लिए शक्ति गुणांक मतलब cos फाई, तो उसका मान शून्य होगा। क्या होता है, उसका मान शून्य होता है, इसलिए cos 90 डिग्री का मान हमें 0 है। तो संधारित्र में शक्ति गुणांक का मान शून्य अग्रगामी होगा क्योंकि अग्रगामी है और cos फाई का मान 0 आ रहा है, इसलिए शून्य अग्रगामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक 0.04 फेड संधारित्र के पार विभवांतर का मान 4 वोल्ट है, तो उसमें संग्रहित आवेश की मात्रा क्या होगी। आवेश आपको बताना है कितने कूलाम होगा, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, जिसको भी निकालना आता है। तो परिपथ में संग्रहित आवेश मतलब आपको कूलाम निकालना है, तो उसका एक सूत्र होता है C/V। C कितना है, मतलब कैपेसिटेंस हमारे पास कितना था 0.04 गुणा वोल्टेज कितनी है 4, तो इसको हम मल्टीपल कर देंगे तो इसका 0.16 आंसर आ जाएगा C। 0.16 मतलब C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है संधारित्र की आंतरिक प्रतिपता के लिए सामान्यतः किसे जिम्मेदार माना जाता है, पैरावैद्युत जो आवेश होता है उसको, या प्लेट के कंपन को, या इलेक्ट्रॉनों की गति को, या लीकेज होने वाले रेजिस्टेंस को। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लीकेज होने वाले रेजिस्टेंस होता है उसको जिम्मेदार माना जाता है, जो आंतरिक प्रतिपता होती है उसके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, समान रेटिंग के निम्नलिखित में से किस संधारित्र की विमाएं सबसे छोटी होगी, सिरेमिक संधारित्र की, अब्रक संधारित्र की, या एल्यूमिनियम पर्ण संधारित्र जिसको एल्यूमिनियम फॉइल कैपेसिटर बोला जाता है, या वायु संधारित्र जिसको एयर कैपेसिटर बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिरेमिक कैपेसिटर। यानी समान रेटिंग के संधारित्र के लिए जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है उसकी विमाएं सबसे छोटी होती है। इस संधारित्र का जो परास होता है वो 10 फेरड से 100 माइक्रोफेरड होता है। समझे आगे होगा आप को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, सामान्यतः एक विद्युत अपघट्य संधारित्र क्या प्रदान करने के लिए बना होता है, अचर धारिता, चर धारिता, या निम्न धारिता, या धारिता का उच्च मान। सामान्यतः एक विद्युत अपघट्य संधारित्र क्या प्रदान करने के लिए बना होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धारिता का उच्च मान।
इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। सामान्यतः एक विद्युत अपघट्य संधारित्र धारिता का उच्च मान प्रदान करने के लिए बना होता है और इस धारिता का मान होता है 2000 माइक्रोफेराड। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कितने परसेंट अच्छी लगी? 100%, 75। क्यों? मतलब आवेश होता है या कम अनुनाद आवृत्ति या उच्च अनुनाद आवृत्ति, क्या होता है दोस्तों इसमें? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधिक वितरण धारिता वाली कुंडली में क्या होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है उच्च अनुनाद आवृत्ति, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि वितरण जो धारिता का मान है वो बढ़ जाने से क्यू ट्रू का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है स्टेटर वाइंडिंग और मोटर फ्रेम के बीच मेगा ओम मीटर का पाठ्यांक 0 है अथवा कुछ ओम इंगित करता है, तो कुंडली में क्या है? खुला है या श्रेणी में जुड़ा है या भू संपर्कित या तिर्यक संबंधित है, मतलब क्रॉस लिंक जिसको हम बोलते हैं। स्टेटर वाइंडिंग और मोटर फ्रेम के बीच में मेगा ओम मीटर का जो पाठ्यांक है वो 0 अथवा कुछ ओम दर्शा रहा है, तो क्या है उसमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थिंग है, मतलब उसमें भू संपर्कित दोष है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। श्रेणी आरसी परिपथ में सी के आर पार, मतलब क्रॉस वोल्टता परिपथ को V वोल्ट डीसी पर चालू करते ही बढ़ने लगती है, तदनुसार सी के पार वोल्टता बढ़ोतरी की जो दर है वो परिपथ का स्विच बंद करते ही कितनी हो जाएगी? आर वी बटा में सी, सी वी बटा में आर, वी बटा में आर सी या आर बटा में सी वी। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आपके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वी बटा में आर सी, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। श्रेणी आर सी परिपथ है, सी के आर पार मतलब क्रॉस है जो वोल्टता परिपथ को वी यानी वोल्ट डीसी पर चालू करते ही बढ़ने लगती है, और सी के पार वोल्टता बढ़ोतरी की दर है वो परिपथ का स्विच बंद करते ही कितनी हो जाएगी? तो वो होगी वी बटा में आर गुणा में सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला आरसी परिपथ के कलांक को व्यक्त करता है? आरसी, आरसी की स्क्वायर, आर स्क्वायर सी या आर बटा में सी। कौन सी एक श्रृंखला आरसी परिपथ के कलांक को व्यक्त करता है? तो वो होता है आरसी परिपथ, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। टी बराबर में होता है टाइम बराबर में सी आर, जो कि सेकंड में होगा हमेशा, मतलब टी जहां पे आता है तो उसका मान सेकंड में ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, परिपथ वोल्टता में परिवर्तन का विरोध करने वाला परिपथ का घटक है? प्रतिरोध, धारिता या प्रेरकता या उपरोक्त सभी। परिपथ वोल्टता में परिवर्तन का विरोध करने वाला परिपथ का घटक क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब धारिता होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आई बराबर में होता है सी डी वी बटा में डी टी। ये कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम से पूछा जाता है, यानी किसी परिपथ में वोल्टता का जो प्रतिरोध है वो कम या अधिक होने का विरोध संधारित्र करता है, यानी कैपेसिटर करता है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है फेरेड की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रेरकता, प्रतिरोध, संधारित्र या प्रतिष्ठम। फेरेड की एसआई यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी संधारित्र होती है। और इसके लिए आपको सी बराबर में क्यू बटा में वी, मतलब ये इसका मान किस में आएगा? फेरेड में, कूलाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बात आती है समांतर प्लेट वाले संधारित्र में प्लेटों के बीच तेल में डूबा कागज रखा जाता है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या शून्य होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। समांतर प्लेट वाले संधारित्र में प्लेटों के बीच तेल में डूबा कागज रखा जाता है, तो प्लेटों के बीच में विभवांतर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब घटेगा।
तेल में डूबा पेपर का टुकड़ा रखने पर ER का मान है वो बढ़ता है और इसमें प्लेटों के बीच विभवांतर हमेशा घटेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, धारिता प्रकार के ट्रांसड्यूसर में फ्रीजिंग प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है? क्या ट्रांसड्यूसर होता है उसको सील्ड किया जाता है और भू विभव पर रखा जाता है, या एक गार्ड रिंग प्रदान किया जाता है जो उसे भू विभव पर रखा जाता है, या ट्रांसड्यूसर को सील्ड किया जाता है और उसको मूविंग प्लेट के समान विभव पर रखा जाता है, या एक गार्ड रिंग प्रदान किया जाता है तथा उसको मूविंग प्लेट के समान रखा जाता है? अगर किसी को पता है तो फटाफट आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक गार्ड के जो रिंग है वो प्रदान किया जाता है और उसे भू विभव पर रखा जाता है। यानी धारिता प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर होता है उसको फ्रीजिंग प्रभाव को कम करने के लिए एक गार्ड रिंग प्रदान किया जाता है और उसे भू विभव पर रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर। अब बात आती है उच्च आवर्ती परिपथ में किस कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है? अभ्रक कैपेसिटर, वायु या विद्युत अपघटनी कैपेसिटर, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा? उच्च आवर्ती परिपथ में किस कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अभ्रक कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, एक कैपेसिटर में दो होते हैं, क्या होते हैं? पराविद्युत द्वारा पृथक चालक, चालक द्वारा पृथक विद्युत रोधक, केवल वायु द्वारा पृथक दो विद्युत रोधक, या केवल दो चालक होते हैं? एक कैपेसिटर में दो होते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पराविद्युत द्वारा पृथक चालक दो होते हैं। और इसलिए संधारित्र की जो धारिता है वो होती है C बराबर में सिग्मा 0 A बटा में D, जो कि फेरेड में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अब बता दें कैपेसिटर के पराविद्युत जो ब्रेक डाउन के दौरान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जाना रुक जाता है, या प्लेट के बीच स्थायी चालन पथ स्थापित हो जाता है, या प्लेट्स को प्रतिपादित पराविद्युत की भंडारित ऊर्जा आवेशहीन हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन बिखर जाते हैं? कैपेसिटर को पराविद्युत ब्रेक डाउन के दौरान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लेट के बीच स्थायी जो चालन पथ होता है वो स्थापित हो जाता है। समझे आगे होगा आप सी को। मीटर या हेनरी प्रति मीटर की स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए टेस्ला होता है वो किसके समान होता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वेबर प्रति मीटर की स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है मर्दु चुंबकीय पदार्थ क्या रखता है? उच्च पारगम्यता तथा निम्न निग्रह मतलब कोअर्सिव बल, या निम्न पारगम्यता तथा उच्च निग्रह मतलब कोअर्सिव बल, या उच्च अवशिष्ट चुंबकता या निम्न प्रतिरोधकता? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? मर्दु चुंबकीय पदार्थ के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उच्च पारगम्यता तथा निम्न निग्रह बल रखता है हमेशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अब बात आती है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार एक चालक में EMF प्रेरित होता है जब यह है, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र में होता है, या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, या चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार एक चालक में EMF प्रेरित होता है जब यह है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार क्या होता है? एक चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब प्रेरित होता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, अर्थात चालक से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, तभी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? यदि दो चालकों में परस्पर विपरीत दिशा में धारा बह रही हो तो वहां पे क्या होगा? दो चालकों के मध्य आकर्षण बल पैदा होगा, या दो चालकों के मध्य प्रतिकर्षण बल पैदा होगा, या उनके मध्य कोई बल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं? दो चालकों में परस्पर विपरीत दिशा में धारा बह रही हो, यानी उल्टी दिशा में बह रही है धारा, ये नोट करना सबसे पहले तो उसमें क्या होता है दोस्तों? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दो चालकों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सामग्री की धारणशीलता किसके निर्माण के लिए उपयोगी होती है, परिणामित्र, अचुंबकीय पदार्थों या स्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। सामग्री की जो धारणशीलता होती है वो किसके निर्माण के लिए उपयोगी होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थायी चुंबक, मतलब परमानेंट मैग्नेट। और धारणशीलता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में से कौन सी सामग्री पराचुंबकीय है, तांबा, तांबा, चांदी या लोहा। कौन सी सामग्री पराचुंबकीय है जिसको पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चांदी और तांबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है जनरेटर में, लाउड स्पीकर में, मोटर में या ए और सी, मतलब जनरेटर में और मोटर में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, जनरेटर में और मोटर में हमेशा अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जबकि लाउड स्पीकर में स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई कौन सी है, हेनरी, एम्पियर प्रति मीटर या वेबर या एम्पियर टर्न प्रति वेबर। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल रेखाओं का जो योग होता है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, इसका मात्रक हमेशा वेबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, अच्छी चुंबकीय मेमोरी हेतु प्रयुक्त पदार्थ में क्या होनी चाहिए, कम हिस्टेरेसिस, उच्च पारगम्यता, उच्च धारणशीलता या निम्न धारणशीलता। अच्छी चुंबकीय मेमोरी हेतु प्रयुक्त पदार्थ में क्या होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उच्च धारणशीलता होनी चाहिए या धारणशीलता की शक्ति होनी चाहिए, या धारणा शक्ति जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रतिष्ठम्भ की इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, वेबर, मीटर प्रति हेनरी या हेनरी प्रति मीटर। प्रतिष्ठम्भ की इकाई होती है हमेशा एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुंडली का स्वयं प्रेरण अधिक है तो क्या होगा, उसका वेबर टर्न कम होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कम होगा, या उत्पन्न होने वाला जो फ्लक्स का मान है वो अधिक होगा, या नियत धारा स्थापित करने में देरी होगी। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। एक कुंडली का जो स्वयं प्रेरण अधिक है तो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नियत धारा स्थापित करने में देरी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेरकत्व एक गुण है जो कि धारा के मान या परिवर्तन का विरोध करता है, और प्रेरकत्व का जो मान है वो अधिक होने से वह धारा का अधिक विरोध करेगा और नियत मान की धारा स्थापित करने में देरी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, चुंबकीय तीव्रता एवं चुंबकीय बल के अनुपात को निम्न रूप में जाना जाता है, फ्लक्स घनत्व, ससेप्टिबिलिटी या अपेक्षित पारगम्यता या इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय तीव्रता एवं चुंबकीय बल के अनुपात को निम्न रूप में जाना जाता है, फ्लक्स घनत्व, ससेप्टिबिलिटी या अपेक्षित पारगम्यता या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अपेक्षित पारगम्यता की इकाई क्या होती है, हेनरी प्रति मीटर, हेनरी, हेनरी प्रति वर्ग मीटर या विमा रहित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विमा रहित। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अपेक्षित पारगम्यता की जो इकाई होती है वो विमा रहित होती है। किसी पदार्थ की अपेक्षित पारगम्यता किसी भी या किसी एक ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व या निर्वात में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व का अनुपात होता है, यानी दो समान मात्रक राशियों का जो अनुपात होने के कारण इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसको विमा रहित बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित पारगम्यता है 1 से थोड़ा कम,
एक से थोड़ा अधिक, एक के बराबर या लोहे चुंबकीय पदार्थों के समान अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित पारगम्यता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से थोड़ा अधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा किस चीज को इंगित करती है? विभव को, चालक पर बल की दिशा को, धारा को या चुंबकीय क्षेत्र को? बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा किसको इंगित करती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यम अंगुलियां तीनों इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि आपस में समकोण बनाए, यानी तीनों के बीच में समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो तर्जनी अंगुली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी और अंगूठा गति की दिशा और मध्यमा अंगुली होती है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, ए वायर प्लेसेड ऑन द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन एक्ट्स एज, मतलब संचरण लाइन के जो शीर्ष पर रखा तार किस रूप में कार्य करता है? फेज तार के रूप में, न्यूट्रल या संचरण तार या बूस्ट संपर्कन तार? कौन सा तार होता है दोस्तों? यानी जो संचरण लाइन, ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसके जो सबसे ऊपरी भाग पर जो वायर होती है वो कौन सी होती है, उसको क्या माना जाता है? तो दोस्तों आपको नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्राउंड वायर बोला जाता है इसको, क्योंकि वो बॉडी के साथ टच होता है हमेशा, सबसे ऊपर वाला वायर, जिसको अर्थिंग वायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है किसी विद्युत रोधक की पंचर वोल्टता का जो फ्लैश और वोल्टता के साथ जो अनुपात होता है वो एक के बराबर होता है या एक से कम होता है या शून्य होता है या एक से अधिक होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ग्रेटर देन 1, एक से अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अब बात आती है संचरण तंत्र को कौन सा भाग फॉल्ट के लिए ज्यादा संवेदनशील होता है? अल्टरनेटर, ट्रांसफॉर्मर, सिरोपरी लाइनें या भूमिगत केबल? संचरण तंत्र को कौन सा भाग फॉल्ट के लिए ज्यादा संवेदनशील होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिरोपरी लाइनें, ओवरहेड लाइंस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, संचरण तंत्र में सबसे ज्यादा फॉल्ट होने का संवेदनशील ओवरहेड लाइन में है, क्योंकि इसमें फॉल्ट होने की संभावना 50% होती है, 50%। समझिए आगे होगा आप सही को। ओवरहेड लाइंस में फॉल्ट 50% आते हैं, जो अल्टरनेटर फॉल्ट होते हैं वो 5% होते हैं। अल्टरनेटर के फॉल्ट्स कितने होते हैं? 5%। और जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स फॉल्ट्स वगैरह होते हैं यानी इनके अंदर, तो वो होते हैं हमेशा 7%। ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बात आती है EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों की जो इंसुलेशन शक्ति मुख्य रूप से निर्धारित होती है स्विचिंग ओवर वोल्टेजों के द्वारा, त्वरित ओवर वोल्टेजों के द्वारा या पावर आवर्ती ओवर वोल्टेजों के द्वारा या गतिशील ओवर वोल्टेजों के द्वारा? लाइनों की, EHV लाइनों की इंसुलेशन जो शक्ति मुख्य रूप से निर्धारित होती है, कैसे होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस के कारण, यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन की जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ होती है या स्विचिंग ओवर वोल्टेज के अनुसार की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 5 नंबर। अब बात आती है कोरोना हानि निम्न पर निर्भर नहीं है, किस पर निर्भर नहीं है? कंडक्टर सरफेस ग्रेडियंट पर, वायु घनत्व जिसको एयर डेंसिटी फैक्टर बोला जाता है, या वायुमंडलीय परिस्थितियां या चालक का आकार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चालक का आकार, यानी शेप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कभी नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है इस्पात तार का उपयोग होता है ऊपरी टेलीफोन तार के रूप में या भूमिगत तार के रूप में या ACSR के कोर तार के रूप में, मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड जिसकी फुल फॉर्म होती है, या इनमें से सभी? इस्पात तार का उपयोग होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी पर होता है। अब थोड़ा, यानी स्टील वायर का जो प्रयोग है वो ओवरहेड, टेलीफोन वायर, अर्थ वायर और कोर वायर ऑफ ACSR में किया जाता है, मतलब तीनों ऑप्शन सही होंगे इसके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बात आती है ट्राम कारों को ऊर्जा आपूर्ति के लिए ऊपरी
लाइन की न्यूनतम ऊंचाई होती है? 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर? यानी ओवरहेड लाइंस फॉर पावर सप्लाई टू ट्राम कार्स आर एट मिनिमम हाइट ऑफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर, यानी सी ऑप्शन, जो कि एक न्यूनतम दूरी होती है 10 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। अब बात आती है द यूजुअल स्पान्स विद आरसीसी पोल्स इज, यानी आरसीसी पोल्स के साथ सामान्य अंतर होता है 300 से 500 मीटर का, 80 से 100 मीटर का, 40 से 50 मीटर का या 60 से 100 मीटर का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जो लाइनमैन की वैकेंसियां वगैरह आती है उनमें भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 80 से 100 मीटर। इसको रट लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। अब बात आती है द मैकेनिकल टेस्ट इज डन ऑन विच टाइप ऑफ इंसुलेटर, यांत्रिक परीक्षण को किस प्रकार के कुचालक पर किया जाता है? सेकल प्रकार, पिन टाइप, विकृति प्रकार जिसको स्ट्रैंड टाइप बोला जाता है, या सस्पेंशन टाइप जिसको लटका हुआ या झूला प्रारूपी बोलते हैं? यांत्रिक परीक्षण को किस प्रकार के कुचालक पर किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पिन टाइप इंसुलेटर। यानी पिन टाइप इंसुलेटर की एक डिस्क को 11 किलो वोल्ट बोल सकते हो या 11,000 वोल्ट भी आप बोल सकते हो, तो के लिए डिजाइन किया जाता है। इसकी 3 डिस्क को मिलाकर 33 किलोवाट, 3 डिस्कों को मिलाकर 33 किलोवाट तक के लिए यूज किया जा सकता है। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में पिन टाइप इंसुलेटर को मैकेनिकल सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। समझे, आ गया होगा आपसे को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब बात आती है पारेषण टावरों की ऊंचाई बढ़ जाती है निम्न मापदंडों के तरह बदलने की संभावना है। क्या है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या नन ऑफ अबव, यानी इसमें से कोई नहीं। पारेषण टावरों की ऊंचाई बढ़ जाती है निम्न मापदंडों की तरह बदलने की संभावना है। किस चीज की बदलने की संभावना होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस। अब कैसे होती है वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ट्रांसमिशन टावर की जो ऊंचाई बढ़ाने पर ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस है वो बदल जाता है, जबकि रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझे आगे होगा आपसी को, ये हमेशा बदलता रहता है। और इसका आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस मतलब सी बराबर होता है सिग्मा जीरो, सिग्मा आर ए, जो इसमें रेजिस्टेंस है, बटा में डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अब बात आती है पारेषण लाइनों के लिए इस्पात पोल को किससे संरक्षण की आवश्यकता होती है? दीमक, बोर, जंग या उपरोक्त सभी? यानी टर्मेट्स जिसको दीमक बोला जाता है, या बोरर, या करोजन जिसको जंग बोलते हैं, या ऑल ऑफ अबोव यानी सभी ऑप्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोजन, यानी जंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। अब बात आती है कोरोना या विसर्जन चिंगारी जिसको बोलते हैं प्रक्रिया धारा संचारण कर रहे दो तारों के बीच कब होती है? अधिक निकट रहने पर, अधिक दूर रहने पर, या उच्च विभवांतर रहने पर, या सिर्फ दिश धारा विद्युत संचरण पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उच्च विभवांतर रहने पर होता है हमेशा। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ। दो संचरण लाइन में चिंगारी हाई वोल्टेज प्रवाह से होगा और लाइन के बीच की दूरी कम होने पर लाइन में चिंगारी प्रवाहित होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। अब बात आती है EHV पारेषण तंत्र में बंडल चालक प्रदान करता है इंक्रीज्ड इंडक्टेंस, रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस, या इंक्रीज्ड कैपेसिटेंस, या इंक्रीज्ड वोल्टेज ग्रेडियंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अगर किसी को पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। एजू एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीज्ड कैपेसिटेंस। यानी EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पारेषण तंत्र में बंडल चालक वर्धित धारिता प्रदान करता है
और धारिता प्रभाव के कारण प्रेषण सिरों की अपेक्षा संचरण लाइनों के अभिग्राही सिरों पर वोल्टता अधिक प्राप्त होती है तथा धारिता के कारण लाइन संचरण दक्षता में सुधार होता है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। अब बात आती है कोरोना लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइंस आर मिनिमाइज्ड व्हेन, यानी परिसरण लाइनों में कोरोना हानियां कम की जाती है जब चालक का आकार घटा दिया जाता है या चिकना चालक प्रयोग किया जाता है या लाइन में तीक्ष्ण बिंदु बनाए जाते हैं या चालक में धारा घनत्व घटा दिया जाता है। यानी करंट डेंसिटी इन कंडक्टर इज रिड्यूस्ड, डी ऑप्शन। बताइए कौन सा राइट होगा इसका। पर्यटन लाइनों में कोरोना हानियां कम की जाती है जब, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिकना चालक प्रयोग किया जाता है, यानी स्मूथ कंडक्टर इज यूज्ड। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटन लाइनों में कोरोना हानियां कम की जाती है जब चिकना चालक प्रयोग किया जाता है। एसीएसआर चालकों का प्रयोग करने से संचरण लाइन पर कोरोना प्रभाव कम हो जाता है, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर के स्टील रेनफोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ओवरहेड लाइनों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंसुलेटरों को सहायता प्रदान करता है। क्रॉस आर्म्स करते हैं या आलंब करते हैं, ये शार्प जिसको बोलते हैं, या कंडक्टर या फेज प्लेट। निम्नलिखित में से कौन ओवरहेड लाइनों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंसुलेटरों को सहायता प्रदान करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस आर्म्स। यानी ओवरहेड लाइनों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंसुलेटरों को क्रॉस आर्म्स द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है और क्रॉस आर्म्स सिरोपरी लाइन प्रणाली में आलंब के साथ कसी गई वह क्षैतिज भुजा होती है जिस पर ठोस विद्युत रोधक कसा लगाया जाता है तथा सिरोपरी लाइन चालकों को क्षैतिजिक स्थिति में साधने वाली ऊर्ध्वाधर युक्ति को भी आलंब बोला जाता है। समझे आगे होगा आप सभी को ये क्वेश्चन। Which of the following steps is taken in order reduce corona losses in AC transmission lines? यानी जो एसी की ट्रांसमिशन प्रणाली होती है उसमें कोरोना हानि को कम करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। अगर किसी को पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। यानी कंडक्टरों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है या लोड को बढ़ाया जाता है या कंडक्टरों के बीच की दूरी को कम किया जाता है या लोड कम किया जाता है। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द गैप बिटवीन द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, यानी कंडक्टरों के जो बीच की जो दूरी होती है उसको बढ़ा दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। यानी एसी ट्रांसमिशन प्रणाली में कोरोना हानि को कम करने के लिए कंडक्टरों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है, परंतु इसके लिए लंबी क्रॉस आर्म्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि क्रॉस आर्म्स जो आलंब होता है वो दोनों की कीमत बढ़ती है हमेशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है कोरोना लॉस इज मिनिमम इन, यानी कोरोना हानि निम्न में न्यूनतम होती है, किसमें कम होती है। एक ध्रुवीय एचवीडीसी लाइन में, या द्विध्रुवीय एचवीसी लाइन में, या एक ध्रुवीय तथा द्विध्रुवीय दोनों एचवीडीसी लाइन में, या ईएचवीएसी लाइनों में, मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाली। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। कोरोना हानि निम्न में न्यूनतम होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक ध्रुवीय एच वी डी सी लाइन में। यह एसी लाइन की अपेक्षा कम होता है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। यदि संचरण लाइन की दिशा बदलनी हो तो किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है। What type of insulator will be see if the direction of the transmission line is to be changed? Pin type, suspension type, strap type या sickle type। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेन टाइप, यानी विकृति कोटि हम जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की दिशा बदलने के लिए स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग जहां तनाव को बढ़ाना हो तथा जहां डेड एंड ऑफ लाइन हो, जहां कॉर्नर तथा शेप कर्व हो, जबकि शेकल इंसुलेटर का प्रयोग लो वोल्टेज लाइन, यानी जो 11,000 वोल्टेज की या 11 किलो वोल्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें स्ट्रेन इंसुलेटर की भांति किया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग सिंगल स्टेप में 11 किलो वोल्ट की लाइन में, ये आपको नोट करना है, सिंगल स्टेप में, जबकि मल्टी पार्ट में 50 किलो वोल्ट लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है।
समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बात आती है, फेरांटी प्रभाव देखा जाता है डीसी लाइनों में, एसी लाइनों में, टेलीफोन लाइनों में या नेटवर्क लाइनों में। फेरांटी प्रभाव कहाँ पे देखा जाता है, यानी कौन सी लाइनों में होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एसी लाइनों में होता है। जब सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज से कम हो जाता है तो उसे फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। इससे यह पता चलता है कि ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा कैपेसिटिव इफेक्ट है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। अब बात आती है, खुले परिपथ या हल्के ढंग से भरी हुई रेखा के अभिग्राही सिरे पर वोल्टेज में वृद्धि होने की परिघटना को क्या कहा जाता है। फेरांटी प्रभाव, स्किन प्रभाव जिसको स्किन इफेक्ट बोला जाता है, या इंडक्शन जिसको प्रेरण बोलते हैं, या नन ऑफ अबोव, इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जब द फेनोमेनन ऑफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरांटी इफेक्ट होता है इसका भी राइट आंसर। यानी खुले परिपथ, नो लोडेड या लाइटली लोडेड लंबी संचरण लाइनों में अभिग्राही सिरे का जो वोल्टेज प्रेषण सिरे के वोल्टेज से अधिक हो जाता है, इस प्रभाव को फेरांटी प्रभाव बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। यदि शंट कैपेसिटेंस कम कर दिया जाता है तो किसी इंसुलेटर की स्ट्रिंग जो दक्षता होती है वो बढ़ती है या घटती है, या नियमन रहती है जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, या शंट कैपेसिटेंस से स्वतंत्र रहती है। यदि शंट कैपेसिटेंस कम कर दिया जाता है तो किसी इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग दक्षता होती है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हमेशा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। यदि शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कम कर दिया जाए और स्ट्रिंग जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि शंट कैपेसिटेंस की वजह से स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमेशा खराब होती है, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बात आती है, सुचालक से होकर प्रवाहित होने वाली अपरिवर्ती विद्युत धारा समान रूप से वितरित नहीं होती है, इसके बजाय इसकी प्रवृत्ति सुचालक की सतह के निकट संकेंद्रित होने की होती है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है। स्किन इफेक्ट, एडी करंट जिसको भंवर धारा बोला जाता है, या हिस्टेरिसिस करंट जिसको सेथिल्य हानियां बोलते हैं, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किन इफेक्ट। यानी स्किन इफेक्ट में धारा चालक के अनुप्रस्थ जो काट क्षेत्रफल होता है उसमें समान रूप से वितरित न होकर ऊपरी स्तर से होकर बहती है हमेशा करंट, और अतः चालक का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यह केवल एसी में ही होता है, डीसी में नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। प्रत्यावर्ती धारा का प्रेषण अत्यधिक उच्च वोल्टता पर किया जाता है। चोरी के खिलाफ रक्षा के लिए, संचरण हानि को कम करने के लिए, या उत्पादन की लागत को कम करने के लिए, प्रणाली को विश्वसनीय बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है, ये डीएमआरसी में आया हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा का प्रेषण अत्यधिक उच्च वोल्टेज पर किया जाता है, तो इसका क्या कारण होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टू मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉसेस, संचरण हानि को कम करने के लिए। यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेज पर करने से ट्रांसमिशन लाइन का लॉसेस कम हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने से धारा कम होती है। ये आपने सुना होगा जब आपने आईटीआई की थी, तो जिससे कि आई स्क्वेयर आर लॉसेस कम हो जाता है। इसके साथ ही अन्य लाभ भी हैं, कंडक्टर का भार कम हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। अब बात आती है, एक चालक प्रति फेज की तुलना में सामूहिक चालक विद्युत लाइन का प्रेरकता और खालिस्तान होगा, तुलना नहीं की जा सकती, या अधिक होगा, या कम होगा, या बराबर होगा। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कम होगा। एक चालक प्रति फेज की तुलना में सामूहिक चालक विद्युत लाइन के प्रेरकता कम होगा, तथा यह एक चालक प्रति फेज की तुलना में बंडल चालक विद्युत लाइन की धारिता अधिक होती है। इसमें या इससे इसमें अधिक चार्जिंग धाराएं होगी जो पावर फैक्टर को सुधारने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। यदि एक पारेषण रेखा में कोरोना हानि 0.6 किलोवाट है, तब समान वोल्टेज की विद्युत लाइन के लिए डीसी कोरोना हानि का लगभग मान क्या होगा। 1800 वाट, 1.2 किलोवाट, 0.2 किलोवाट, 0.3 किलोवाट।
बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए डीसी कोरोना हानि बराबर एक सूत्र होता है, 1/3 इंटू एसी कोरोना लॉसेस। तो कोरोना लॉसेस हमें क्या दे रखा है, 0.6। तो 1/3 इंटू 0.6, इसको मल्टीपल कर दीजिए, इसका आंसर आएगा 0.2 किलो वाट। मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अब बात आती है कोरोना हानि के साथ बढ़ती है आपूर्ति आवृत्ति तथा चालक के आकार में वृद्धि, या आपूर्ति आवृत्ति में वृद्धि तथा चालक के आकार में कमी, या आपूर्ति आवृत्ति तथा चालक के साइज में कमी, या आपूर्ति आवृत्ति में कमी तथा चालक के आकार में वृद्धि। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। यानी जो कोरोना हानि होती है वो किसके साथ या कैसे बढ़ती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड रिड्यूशन इन कंडक्टर साइज। कोरोना हानि आपूर्ति आवृत्ति में बढ़ती तथा चालक के साइज में कमी के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। अब बात आती है द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाइन्स इज टू। ओवरहेड लाइनों में कोरोना का अच्छा प्रभाव खालिस्तान के लिए होता है, यानी धारावहन क्षमता बढ़ाने के लिए, या विद्युत गणक जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, या रेडियो के जो व्यक्तिकरण होता है उसको घटाने के लिए, या सर्ज फ्रंट्स होता है उसका झुकाव कम करने के लिए। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ओवरहेड लाइनों में कोरोना का अच्छा प्रभाव किसके लिए होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, रिड्यूस स्टेपनेस ऑफ सर्ज फ्रंट्स, यानी प्रोत रूप का झुकाव कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। अब बात आती है लघु पारेषण लाइन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसे नजरअंदाज किया जाता है, संट प्रवेश्यता को, पावर हानियों को, या श्रेणी प्रतिबाधा को, या शक्ति गुणक को जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु पारेषण लाइन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसे नजरअंदाज किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शंट एडमिटेंस, यानी शंट प्रवेश्यता जिसको हम बोलते हैं। यानी 80 किलोमीटर से जो कम की लंबाई वाली ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, 80 किलोमीटर से कम की जो लेंथ की लाइनें होती है उनको आमतौर पर लघु पारेषण लाइन बोला जाता है। और शॉर्ट लाइन के लिए इस प्रकार की लाइन का शंट कैपेसिटेंस निगलेक्ट किया जाता है, और अन्य पैरामीटरों जैसे विद्युत प्रतिरोध और इन शॉर्ट लाइनों के प्रेरक जिसको लंप्ड होते हैं, वो कैपेसिटेंस के कारण लाइनों में ऋणात्मक प्रतिघात की उत्पत्ति होती है जो लाइन की प्रतिबाधा को घटाता है। यानी जब धारिता निगलेक्ट होती है तो प्रतिघात भी निगलेक्ट होगा। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। अब बात आती है तार के निर्माण में निम्न में से कौन सा कुचालक प्रयोग नहीं होता है, प्लास्टिक, वार्निश फैब्रिक, या पेपर, या वुड मतलब लकड़ी। तो जाहिर सी बात है लकड़ी उपयोग में नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। ट्रांसमिशन लाइनों में बंडल कंडक्टर के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, वोल्टेज ग्रेडियंट का नियंत्रण कोरोना हानि में कमी, रेडियो इंटरफेरेंस में कमी, या संचार लाइनों के बढ़ने के साथ इंटरफेरेंस में बढ़ोतरी। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तार ट्रांसमिशन लाइनों में बंडल कंडक्टर के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, संचार लाइनों के बढ़ने के साथ इंटरफेरेंस में बढ़ोतरी। ये कथन गलत है। यानी कंट्रोल ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट होता है, रिडक्शन इन कोरोना लॉस होता है, यानी कोरोना होने में कमी होगी, और रिडक्शन इन रेडियो इंटरफेरेंस, यानी रेडियो इंटरफेरेंस में कमी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। यानी लाइन कुचालक बनाया जाता है मार्बल का, पीवीसी का, या पोर्सिलिन का, या माइका का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है जो इलेक्ट्रिशियन के बेस पे वैकेंसी आती है उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पोर्सिलिन का बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एल्यूमिनियम इज कॉमनली यूज्ड एज कंडक्टर मटेरियल इन ट्रांसमिशन लाइंस कंपेयर्ड टू कॉपर बिकॉज। यानी कॉपर की तुलना में संचरण लाइनों जो साधारणतः एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें चालन अधिक होता है, या इसकी तनाव शक्ति अधिक होती है, या यह महंगा होता है, या सस्ता और हल्का, यानी दोनों इसमें प्रारूप होते हैं। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसका।
तो सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इट इज चीपर एंड लाइटर, यानी यह सस्ता और हल्का होता है। एल्यूमिनियम की तुलना में कॉपर अच्छा होता है, लेकिन कॉपर महंगा तथा कम उपलब्धि के कारण उपयोग नहीं किया जाता है। कॉपर के बाद चालन में एल्यूमिनियम अच्छा पदार्थ होता है, जो कि सस्ता भी होता है। यह आसानी से प्राप्ति हो जाता है, इसलिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनें होती है उसमें एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अब बात आती है ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स इज डन टू, यानी चालकों का जो पक्षांतरण है वो निम्न प्रयोजन से किया जाता है। कैसे? चालक का बचाव करना, स्थिरता बढ़ाना, या लाइन पर जो प्राचल होती है उसमें बराबरी रखना, या दूसरे छोर पर धारा की वोल्टता के मानों में परस्पर बदलाव लाना। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स इज डन टू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी टू हैव इक्वलिटी इन लाइन पैरामीटर्स, यानी लाइन प्राचलों में बराबरी रखना। अब थोड़ा इसके बारे में सुन लीजिए। चालकों के लाइन जो प्रचालक होते हैं उनको स्थिर व समान बनाए रखने के लिए लाइन के चालकों का पक्षांतरण किया जाता है, और इसका मुख्य लाभ यह होता है कि लाइन ड्रॉप को समान करना और लाइन के प्रक्षेप जो प्रेरणा आती है प्रभाव होता है उनको स्थिर व बराबर रखने के लिए लंबी संचरण लाइनों के चालकों का पक्षांतरण किया जाता है, जिससे कि प्रणाली का संतुलन अच्छे से बना रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बात आती है सेग इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी जोल निम्न से स्वतंत्र होता है, यानी लेंथ ऑफ स्पेन, या लाइन वोल्टेज, या टेंशन इन द कंडक्टर्स, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जोल का मतलब एस से इसको प्रदर्शित करेंगे, एस बराबर में डब्ल्यू एल इनकी स्क्वायर हो गई, बटा में हो जाएगा 8 टी। तो इसका मतलब क्या बनता है? डब्ल्यू का मतलब हो गया चालक का विशिष्ट बार, जो डब्ल्यू होता है उसका मतलब हो गया चालक का विशिष्ट बार। एल का मतलब हो गया दो टावरों के बीच की दूरी, जो एल है वो हो गया दो टावरों के बीच की दूरी। और टी का मतलब हो गया चालक का कार्यकारी तनाव, जो टी है वो चालक का कार्यकारी तनाव। समझे आगे का आप सही को? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। अब बात आती है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स कंडक्टर्स विद द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी संचरण लाइन चालक के मामले में वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें लंबाई बढ़ती है परंतु प्रतिबल कम होता है, या लंबाई में वृद्धि होती है और प्रतिबल में भी वृद्धि होती है, या लंबाई में कमी होती है परंतु प्रतिबल में भी वृद्धि होती है, या लंबाई और प्रतिबल दोनों कम होते हैं। तो इसका आंसर बताइए कौन सा राइट होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। संचरण लाइन चालक के मामले में वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेंथ इंक्रीज बट स्ट्रेस डिक्रीज, यानी लंबाई बढ़ती है परंतु प्रतिबल कम होता है। चालक के ताप को टी से प्रदर्शित किया जाता है, ये तो आपको पता होगा, यानी टेम्परेचर। और जो सेग होता है उसको एस से मैंने आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में। इसका सूत्र वही रहेगा सेम। और यहाँ पे आपको नोट करना है एस समानुपाती होता है टी के। एस समानुपाती होता है टी के, यानी टी के साथ साथ एस भी बढ़ेगा, टी घटेगा तो एस भी घटेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है द सेग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन डिपेंडेंट अपॉन, यानी एक संचरण लाइन का जो जोल या सेग है वो किस पर निर्भर करता है? अब बात आती है चालक का भार और विस्तृत लंबाई के प्रति अनुक्रमानुपाती पर, या चालक का भार और विस्तृत लंबाई के प्रति व्युत्क्रमानुपाती पर, या चालक का भार और विस्तृत लंबाई के वर्ग के प्रति अनुक्रमानुपाती पर, या चालक का भार और विस्तृत लंबाई के वर्ग के प्रति व्युत्क्रमानुपाती पर। हमेशा आपको ध्यान रखना है अनुक्रमानुपाती का शब्द जब आ जाए तो दोनों इक्वल रहते हैं, यानी दोनों बढ़ेंगे या दोनों साथ घटेंगे। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक उल्टा और एक सीधा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसी प्रकार से आपको आंसर बताना है इसका कौन सा होगा। एक संचरण लाइन का जोल किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब
चालक का भार और विस्तृत लंबाई के वर्ग के प्रति अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका भी सेम ही सूत्र होगा, सेक बराबर में WL² बटा में 8 इंटू टी। डब्ल्यू का मतलब भार हो गया, या सेक जिसको बोलते हैं, या वेग, सॉरी जोल बोलते हैं। एल का मतलब लंबाई, टी का मतलब तनाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। अब बात आती है संचरण लाइन में दो समीपवर्ती विद्युत खंभों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? स्पॉन, सेंग या क्लियरेंस या स्लैक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैन। यानी संचरण लाइन में दो खंभे या दो पोल्स के बीच की दूरी को पार्ट बोला जाता है, या स्पैन जिसको हम बोल सकते हैं, इंग्लिश का वर्ड है। सबसे अधिक स्पैन स्टील टावर्स के बीच में होता है, यानी जो स्टील्स के टावर बनाए जाते हैं उनके बीच में दूरी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। अब बात आती है बंडल चालक का प्रयोग करने से कोरोना निर्माण के लिए आवश्यक क्रांतिक वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। बाय यूजिंग बंडल्स कंडक्टर्स व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द क्रिटिकल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना? इट विल डिक्रीज या घटेगा, या इट विल रिमेन द सेम यह अपरिवर्तित रहेगा, या इट विल इंक्रीज यह बढ़ जाएगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह बढ़ जाएगा। चालकों के बंडलिंग करने से कोरोना उत्पादन के लिए आवश्यक क्रिटिकल वोल्टता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि बंडलिंग करने से चालक का जो प्रभावी व्यास है वो भी बढ़ेगा। अतः समान वोल्टता पर चालक की सतह पर विभव प्रवणता घट जाती है, यानी क्रिटिकल वोल्टता का मान बढ़ जाता है। ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। अब बात आती है इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वाई आर द कंडक्टर लाइंस सस्पेंडेड फ्रॉम टावर्स, यानी उच्च वोल्टेज के प्रदर्शन में कंडक्टर लाइंस को टावर से क्यों लटकाया जाता है? भूमि से दूरी बढ़ाने के लिए, या पवन एवं बर्फ के भार में कमी करने के लिए, या भूमि से दूरी में कमी करने के लिए, या गर्मियों में लंबाई में वृद्धि का ध्यान रखने के लिए? अब बताइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। उच्च वोल्टेज के प्रदर्शन में जो कंडक्टर लाइंस होती हैं उनके टावरों से क्यों लटकाया जाता है? आपने देखा होगा जो बड़े टावर वाले खंभे होते हैं उनमें जो लाइंस होती है वो मतलब इंसुलेटर नीचे की तरफ लगाकर बाद में तार को ऐड किया जाता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो बताइए ये ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भूमि से दूरी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा किसी टावर का वह भाग है जिसे भूमि के भीतर गाड़ा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रट, इंक्लाइंड सपोर्ट, या एंकर, या ब्रेसेस, या गार्ड वायर? तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसको एंकर बोला जाता है। यानी टावर के एंकर भाग को भूमि के भीतर गाड़ा जाता है, जिससे कि टावर का आधार बनता है, या पूरे टावर को समर्थन या सपोर्ट करता है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब बात आती है कोरोना का अवसर के दौरान अधिकतम होता है, यानी चांसेस ऑफ कोरोना और मैक्सिमम ड्यूरिंग, यानी विंटर में, या समर हीट यानी गर्मी की उष्मा, या ह्यूमिड वेदर मतलब नमी युक्त मौसम, या ड्राई वेदर यानी सूखा मौसम? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कोरोना का अवसर के दौरान अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नमी युक्त मौसम में। कोरोना नाम मौसम के दौरान अधिकतम होती है। ट्रांसमिशन लाइन के चालकों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा वर्षा ऋतु में कोरोना प्रभाव देखने को अधिक मिलता है। इसका मुख्य कारण यही है कि कोरोना उत्पत्ति वायु माध्यम के परावैद्युतिक सामर्थ्य, घनत्व तथा आयनीकरण पर निर्भर करता है। वर्षा ऋतु में आंधी, ओस, कोहरा, बर्फ वर्षा के कारण वायु का घनत्व तथा आयनीकरण बढ़ जाता है और परावैद्युतिक सामर्थ्य घट जाता है। इसलिए भंजक वोल्टेज का मान घट जाता है और कोरोना बनना बढ़ जाता है। समझ में आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अब बात आती है ओवरहेड लाइंस में तापमान वृद्धि का प्रभाव। अवनमन बढ़ाता है और तनाव घटता है, या अवनमन घटाता है और तनाव बढ़ाता है, या अवनमन और तनाव दोनों बढ़ाता है, या दोनों को घटाता है? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? यानी इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइंस इज टू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज द सैग, डिक्रीज द टेंशन, यानी अवनमन बढ़ाता है और तनाव घटता है।
थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ओवरहेड लाइन में तापमान वृद्धि से सेक का मान बढ़ जाता है और तनाव का मान घट जाता है, क्योंकि सेक दो आलंबों यानी सपोर्ट से ऊपरी सिरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा और उन पर खींचा गया लाइन चालक के निम्न बिंदु के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी अधिकतम जोल कहलाती है। समझे आगे होगा आप सही को। तो इसका होता है एस व्युत्क्रमानुपाती 1/T के। टी का मतलब यहाँ पे टेंशन। समझे आगे होगा आप सही को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। अब बात आती है ACSR संचालक में होते हैं, यानी क्या होते हैं ये। सभी चालक एल्यूमिनियम के बने होते हैं, या बाहरी चालक एल्यूमिनियम के बने होते हैं, या आंतरिक चालक एल्यूमिनियम के बने होते हैं, या चालक एल्यूमिनियम का नहीं बना होता है इसमें। ACSR की फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम स्टील रेनफोर्स, सॉरी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बाहरी चालक तो एल्यूमिनियम के बने होते हैं और बीच में एक जीआई की वायर डाली जाती है मजबूती प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। अब बात आती है संचरण लाइन के चालक को सेक 2.5 मीटर है, जब उसका स्पॉन 250 मीटर है। यदि अब सहारक टावर की जो ऊंचाई है वो 2.5% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका सेक क्या होगा। 25% कम हो जाएगा, या 25% बढ़ जाएगा, या 12.5% कम हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेक बराबर में होता है एस बराबर में WL की स्क्वायर बटा में 8T। यानी जो L लगाया है हमने, इसका मतलब हो गया स्पेन, T का मतलब हो गया टेंशन, और W यानी स्पेसिफिक वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। अब बात आती है द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेट ऑन, यानी वायु दाब का प्रभाव किस पर अधिक प्रबल होता है। सपोर्टिंग टावर्स में, उदासीन तारों में, या ट्रांसमिशन लाइनों में, या कुचालकों में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु दाब का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर प्रबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सपोर्टिंग टावर्स में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक 66 किलोवाट वोल्ट लाइन जिसके टावर्स की दूरी स्पेन यानी 200 मीटर है, तो उनका जोल लगभग कितना होगा। जोल आपको बताना है, यानी वो कितना होगा दो खंभों के बीच में। 200 मीटर इनकी लेंथ है। तो ये भी एक सूत्र के हिसाब से निकाला जाता है। 66 किलोवाट लाइन है जो 200 मीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 मीटर होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो 200 मीटर की दूरी है और 66 किलो वोल्ट की लाइन है, तो उसका सेक 2 मीटर होगा। तो मान के चलिए इसका 1%, यानी जितनी लेंथ होगी उसका 1%। 200 का 1% हो गया 2, तो वो होगा मीटर में। समझे आगे होगा आप सी को। तो धन्यवाद दोस्तों आप सी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे। अजियो जी
उच्च वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला केबल है? द केबल यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस इज, यानी गैस फील्ड केबल होता है, या इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल, या पॉलीएथिलीन जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटेड केबल, या VIR जिसको वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ बोला जाता है। बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर राइट होगा इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इलास्टोमर रोधित केबल। उच्च वोल्टेज प्रयोग हेतु इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल इस्तेमाल किया जाता है। यह केबल लोकप्रिय रूप से रबड़ केबल के रूप में जाना जाता है, और जो एलिस्टोमर केबल्स है वो उसको लचीला अनुप्रयोग और भीड़ वाले स्थानों पर प्राथमिकता दी जाती है जहां झुकने वाली त्रिज्या बहुत छोटी हो। यह केबल निम्न वोल्टेज से 33 किलो वोल्ट 33 केवी तक की ग्रेड की उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है केबल शीट को बनाने में उपयोग होने वाला पदार्थ है। इज ए मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक केबल शीट कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन या लेड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी लेड। लेड का मतलब होता है सीसा। केबल के विद्युत रोधन पदार्थ को नमी, सीलन, आर्द्रता, पानी आदि जलमय पदार्थ से होने वाली क्षति को रोकने के लिए केबल के ऊपर सीसा यानी लेड या एल्यूमिनियम अथवा इन दोनों की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जो धात्विक कोष के रूप में लेड का प्रयोग किया जाता है, यह क्रोड चालकों तथा विद्युत रोधी पदार्थों को जोड़कर बांधने का कार्य भी करता है और केबल को भू आवरण प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। ये इंपॉर्टेंट है। एक केबल बिछाने के लिए गड्ढे की जो न्यूनतम चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए? द मिनिमम विथ ऑफ द ट्रेंच फॉर लेइंग ए सिंगल केबल शेल बी 1000 सेंटीमीटर, 25 mm, या 7 mm, या 35 सेंटीमीटर? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। एक केबल बिछाने के लिए गड्ढे की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बात आती है एक भूमिगत केबल में रोधन मोटाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रवाह पर, यानी रिएक्टिव पावर फ्लो, या लोड करंट, या ऑपरेटिंग वोल्टेज, या रियल पावर फ्लो? एक भूमिगत केबल में रोधन मोटाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। अब बात आती है इन अंडरग्राउंड केबल्स इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ग्रेडिंग इज कैरिड आउट यूजिंग। भूमिगत केबल में विद्युत तनाव ग्रेडिंग खालिस्तान के प्रयोग द्वारा किया जाता है। ट्रांसपोजिशन, या इंसुलेशन, या सीथिंग जिसको हम बोलते हैं, या आर्मरिंग? बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, सीथिंग होता है हमेशा। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। भूमिगत केबलों में धात्विक कोष अथवा मेटेलिक शीट का प्रयोग विद्युत रोधन पदार्थ को नमी, सीलन, आर्द्रता, पानी आदि यानी बाहरी अनावश्यक पदार्थों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर धात्विक कोष चढ़ाया जाता है। यह कोष सीसा या एल्यूमिनियम का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है 400 किलो वोल्ट EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिरोपरी संचरण लाइन का इंसुलेशन लेवल का चयन किस आधार पर किया जाता है? लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, कोरोना इंसेप्शन वोल्टेज के ऊपर, या स्विचिंग ओवर वोल्टेज के आधार पर, या रेडियो एंड टीवी इंटरफेरेंस के आधार पर? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्विचिंग ओवर वोल्टेज के आधार पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बताती है केबल में बी कंसीडर कंसीडर्ड एज ऑफ रिएक्टिव पावर। केबल रिएक्टिव शक्ति के लिए है। एब्सोर्बर्स, या जनरेटर्स, या नाइदर एब्सोर्बर्स नोर जनरेटर्स, यानी न अवशोषक और न ही जनरेटर्स के आधार पर, या अवशोषक तथा जनरेटर्स? बताइए कौन से इसका राइट आंसर होगा। केबल रिएक्टिव शक्ति किसके लिए होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जनरेटर्स के लिए। केबल रिएक्टिव पावर को उत्पन्न करता है और परिणामीतर रिएक्टिव पावर को एब्सॉर्ब करता है, तथा तुल्यकालिक जनरेटर जो
रिएक्टिव पावर को जनरेट तथा अवशोषित दोनों करता है, और केबल सिर्फ रिएक्टिव शक्ति जनरेट करती है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। अब बात आती है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसुलेशन फॉर केबल्स इन द लो वोल्टेज टू 33 किलो वोल्ट रेंजेस। निम्न वोल्टेज से 33 किलो वोल्ट परास की केबल के लिए विद्युत रोधन हेतु सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली विद्युत रोधन कौन सा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। तो पहला है पेपर इंसुलेशन, या क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, या वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, या पॉली विनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल्स। उच्च वोल्टेज वाली केबल्स में इंसुलेशन के लिए पोलियर क्रॉस लिंक का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनको यांत्रिक सामर्थ्य तथा विद्युत अचालकता प्रदान करता है। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। अब बताती है स्क्रीन्ड केबल कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज। स्क्रीन्ड जो केबल का प्रयोग है वो किसकी वोल्टता के लिए किया जाता है? अप टू 11 किलो वोल्ट, या 11 से 33, या 33 टू 66, या 66 से 132 किलो वोल्ट तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 33 से 66 किलो वोल्ट तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब बात आती है कोर इज इंसुलेटेड बाई इन ए बेल्टेड केबल। बेल्टेड केबल में कोर का जो रोधन है वो किससे किया जाता है? इम्प्रेजनेटेड पेपर, वीआईआर, पीवीसी, या गुट्टा पर्चा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इम्प्रेजनेटेड केबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अब बात आती है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन ए केबल ओकर्स इन। एक केबल में संभावित ढाल का अधिकतम मान किसमें होता है? कंडक्टर में, इंसुलेशन में, आउटर शीथ में, या नन ऑफ दीज। एक केबल में संभावित ढाल का जो अधिकतम मान है वो किसमें होता है दोस्तों? वो हमेशा कंडक्टर में माना जाता है, यानी चालक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम है। 100 किलोमीटर लंबाई की समान केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा? यानी द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम फॉर ए लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर सेम केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी। यानी अगर एक 10 किलोमीटर लंबी केबल है तो उसका 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस है। अगर उसी केबल को 100 किलोमीटर तक लंबा करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा? तो दोस्तों इसका सूत्र होता है R1 बटा में R2 बराबर में L2 बटा में L1। तो R1 हमें कितना दे रखा है, यानी रेजिस्टेंस एक, R2 मतलब हमें निकालना है रेजिस्टेंस दूसरे का, और बराबर में L2 लेंथ मतलब सेकंड वाले की कितनी देर की है 100, और L1 कितनी देर की है 10। तो इसको हम करेंगे R2 10 बटा में 100 हो जाएगा। तो इसका 0.1 मेगा ओम राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। अब बात आती है केबल्स इन पावर ट्रांसमिशन लाइन आर प्रोवाइडेड विद इंटर शीथ्स टू। शक्ति संचरण लाइन में केबल में इंटर जो शीथ्स का प्रयोग होता है वो किस प्रकार से होता है? मिनिमाइज चार्जिंग करंट, या मिनिमाइज स्ट्रेस, या प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, या मिनिमाइज हाई वोल्टेज। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। शक्ति संचरण लाइन में केबल में इंटर जो शीथ्स का प्रयोग होता है वो किस प्रकार होता है? चार्जिंग धारा कम करने हेतु, या वोल्टेज तनाव को कम करने के लिए, या एक समान तनाव वितरण प्रदान करने के लिए, या उच्च वोल्टेज को कम करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। अब बात आती है इम्प्रेजनेटेड पेपर इज यूज्ड इन इंसुलेटर। संसेचित पेपर को इंसुलेटर की तरह प्रयुक्त करते हैं। इन बिटवीन द आर्मेचर स्टैंपिंग, हाई वोल्टेज केबल, या कम्यूटेटर, या एचटी लाइन।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाई वोल्टेज केबल्स में, यानी संश्लेषित जो पेपर को उच्च वोल्टता के इंसुलेटर की तरह प्रयुक्त करते हैं, जब उच्च वोल्टता का विद्युत रोधन प्रदान करना होता है तो वहां संश्लेषित पेपर प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अन्य प्रत्याकारी पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण इनकी क्षरण धारा को स्थिर या लगभग शून्य किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम कंपेयर्ड टू द ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम? सिरोपरी संचरण लाइन की तुलना में भूमिगत संचरण लाइन का मुख्य दोष क्या होता है? एक्सपोजर टू लाइटनिंग, हैवी इनिशियल कॉस्ट, या एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक हजार्ड्स सच एज स्मोक, आइस और विंड, या इंडक्शन इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन सर्किट्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैवी इनिशियल कॉस्ट, यानी उच्च प्रारंभिक लागत को देखा जाता है, क्योंकि सिरोपरी संचरण लाइन की तुलना में भूमिगत जो संचरण लाइन्स है उसका मुख्य दोष क्या होता है? क्योंकि इसमें लागत अधिक आती है अंडरग्राउंड केबल्स में। तो धन्यवाद दोस्तों।